मैं सुमति कुमारी हिस्ट्री सेमेस्टर 7 पेपर 17 का शीत युद्ध का परिणाम के बारे में वर्णन कर रही हूँ। तो शीत युद्ध के परिणाम के पहले हम शीत युद्ध के कारण के बारे में वर्णन कर चुकी हूँ। तो आज मैं शीत युद्ध का परिणाम के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो देखते हैं कि पहला परिणाम निकलता है विश्व का 2 गुटों में विभाजन हो जाना। यानी शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व 2 गुटों में विभाजित हो गया। एक गुट अमेरिका का पक्षधर बना तो दूसरा गुट रूस का पक्षधर बना। यानी पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया। एक जो गुट जो देशों का था वह अमेरिका के नेतृत्व में और दूसरा गुट रूस के नेतृत्व में था। साम्राज्यवाद की भावना का विकास। शीत युद्ध में विश्व में आतंक का भय का वातावरण व्याप्त हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव आ गए, शास्त्रों की होड़ मच गई तथा अविश्वास की भावना का जन्म हुआ। यहाँ देखते हैं कि शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप आतंक का भय पूरा विश्व में फैल गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव फैलते गए और लोगों में अस्त्र शस्त्र का निर्माण का होड़ मचा दिया। तीसरा परिणाम में देखते हैं कि परमाणु एवं अत्याधुनिक हथियारों का विकास। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की प्रतिद्वंद्विता होने लगी, जिससे समस्त विश्व परमाणु बम के ढेर पर विराजमान हो गया। यानी सिर्फ सभी के दिमाग में था कि परमाणु एवं अत्याधुनिक हथियार का निर्माण करना है। चौथा परिणाम में देखते हैं सैन्य संगठनों का जन्म। शीत युद्ध के कारण अनेक सैन्य संगठन का जन्म हुआ, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सैन्य संगठन नाटो था, जिसकी स्थापना 1949 में की गई। यह संस्था एक सैन्य संगठन के रूप में काफ़ी प्रभावशाली बन गया। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और इसमें वर्तमान में 32 सदस्य देश हैं। यानी सैन्य संगठनों का जन्म होने लगा और सोवियत संघ के जो मदद से जो संगठन बना था वह था नाटो, जिसकी स्थापना 1949 में हो रहा है। और यह एक प्रभावशाली संस्था था जिसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स था, जिसमें सदस्यों की संख्या 32 थी। यह संस्था सदस्य राष्ट्रों को सैन्य सहायता प्रदान करती थी। पांचवा जो परिणाम देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म। 1956 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का विचार जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर, युगोस्लाविया के मार्शल टिटो ने वार्डुम में आपस में बातचीत की तथा 1961 में युगोस्लाविया के बेलग्रेड नामक स्थान में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम बैठक हुई थी। यहाँ पे देखते हैं कि पूरा विश्व 2 भागों में बढ़ चुका था, एक रूस के नेतृत्व में और दूसरा अमेरिका के नेतृत्व में। लेकिन कुछ ऐसे देश थे जो इन दोनों गुटों के अंदर नहीं थे, बल्कि लोग अलग अपना गुट बना रहे थे और यह जिसको गुट निरपेक्ष कहा जा रहा है। तो इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर, युगोस्लाविया के मार्शल टिटो ने, इन सारे देशों के नेतृत्वकर्ता ने एक नया गुट बनाया जिसको गुट निरपेक्ष कहा जाता है। यह आंदोलन विश्व के गुटबाजी से बचाने के लिए शुरू किया गया था। अर्थात इस आंदोलन का उद्देश्य अमेरिका के गुट एवं रूस के गुट से अलग होकर एक तटस्थ गुट का निर्माण करना, क्योंकि इन देशों का कहना था कि अभी भी हम लोग आज़ाद हुए हैं और फिर नए गुट में अमेरिका के नेतृत्व में या रूस के नेतृत्व में शामिल होकर फिर से हम लोग किसी देश का अधीन नहीं होना चाहते हैं। इसलिए लोग अलग गुट का निर्माण किए थे और 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हो रहा है। आगे परिणाम देखते हैं नौ उपनिवेशवाद का जन्म। शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप नौ उपनिवेशवाद का जन्म हुआ, जिसके कारण शक्तिशाली राष्ट्रों ने कमज़ोर राष्ट्रों को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यानी फिर से नया उपनिवेश का जन्म होता है। जो शक्तिशाली राष्ट्र थे अपने से कमज़ोर राष्ट्र को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। आगे परिणाम देखते हैं जन कल्याणकारी भावनाओं का आघात। विश्व के 2 गुट में बढ़ जाने से हथियारों, परमाणु बमों और सैन्य क्षमता की प्रतिस्पर्धा तो हुई, परंतु आम जनमानस की विकास की भावना समाप्त हो गई। सिर्फ देशों में यही दिमाग था
कि सैन्य क्षमता को बढ़ाना है, परमाणु बम का निर्माण करना है, लेकिन जनता के विकास के लिए, जनता के हित के काम के लिए कोई काम नहीं किया गया। प्रत्येक देश अपने बजट से ज़्यादा हिस्सा रक्षा बजट पर करने लगे, जिसके कारण जन कल्याणकारी कार्य योजना लागू नहीं हो पाई एवं आम जनता का विकास अवरुद्ध हो गया। यानी प्रत्येक देश अपने देश का जो अधिकांश आय का जो बजट था वो सारे रक्षा पर लगाना शुरू कर दिए, परमाणु बम आदि का निर्माण में लगा दिए और जन कल्याणकारी कार्यों को अनदेखा कर दिए। आगे परिणाम में देखते हैं सोवियत संघ का विघटन। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ विघटित घोषित कर दिया गया। विघटन के पूर्व सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे, यानी 1991 में 26 दिसंबर को सोवियत संघ विघटित हो जाता है और उस समय वहाँ के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव थे। विघटन के एक दिन पूर्व उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण निम्न थे: आर्थिक संकट, शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा, अन्य देशों की आंतरिक समस्या में हस्तक्षेप की नीति के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पतन की ओर अग्रसर हो गई थी, क्योंकि वहाँ आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। 1970 से 85 अवधि में आर्थिक वृद्धि दर में 10% की गिरावट आ गई। कृषि विकास दर, औद्योगिक विकास दर निम्न पायदान पर पहुंच गया था। यानी कृषि का भी विकास धीमी हो गई थी, औद्योगिक विकास का दर भी धीमी हो गई थी, जिसके कारण सोवियत संघ विघटन की ओर अग्रसर होता गया। मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियाँ, यानी 1985 में गोर्बाचोव रूस के राष्ट्रपति बने। इसने साम्यवाद को सकारात्मक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए निम्न विशिष्ट नीतियों की घोषणा किया: त्वरण, पुनर्गठन और खुलापन। इन नीतियों को अपनाने के कारण जनता की अधिकारों में अधिक वृद्धि हुई, अनेक दलों का जन्म हुआ, अलगाववाद, हिंसात्मक घटनाएं, जनता का खुला प्रदर्शन शुरू हो गया। यानी जब मिखाइल गोर्बाचोव रूस का राष्ट्रपति बने, सोवियत संघ का राष्ट्रपति बने, तो उस समय आर्थिक संकट दयनीय हो गई और उसके पहले ही आर्थिक संकट दयनीय हो गई थी और उसके बाद मिखाइल गोर्बाचोव 3 नीतियों को अपनाया: त्वरण, पुनर्गठन और खुलापन, जिसके कारण वहाँ की जनता का अधिकार में वृद्धि हो गई। और जब अधिकार का वृद्धि हुआ तो अनेक दल का जन्म हुआ और अलगाववाद, हिंसात्मक घटनाएं और जनता अपने हित के मांग को लेकर प्रदर्शन करना शुरू हो गया। गणराज्यों ने और अधिक स्वायत्तता की मांग रखी तथा इनसे कुछ गणराज्य तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहते थे, क्योंकि जब वहाँ के जो राष्ट्रपति इन तीनों नीतियों को अपनाया तो वहाँ की जनता को जब अधिकार में वृद्धि हुई तो लोग अपने स्वतंत्रता की मांग करने लगे। कुछ गणराज्य थे वे पूर्ण रूप से स्वयं स्वतंत्र हो गए और अगस्त 1991 तक कुछ कम्युनिस्ट नेताओं ने तख्ता पलटने का असफल प्रयास किया, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग थे, साम्यवादी वाले लोग थे, इन लोग के दिमाग में जो पूंजीपति का प्रवेश हो रहा था। यानी अमेरिका का जो नीति, अमेरिका के गुट में जो देश थे उन देशों में पूंजीपति की संख्या बढ़ती जा रही थी और यह साम्यवादी के जो गुट में, जो सोवियत संघ के जो गुट में थे, सोवियत संघ वाले लोग, ये लोग साम्यवादी विचारधारा के थे। पूंजीवादी का वृद्धि विकास ही नहीं हो रहा था, जिसके कारण ये लोग चाह रहे थे कि साम्यवाद समाप्त हो जाए और अमेरिका के जैसा हमारे भी गुट में नीति अपनाया जाए और हम लोग भी अमीर बने, पूंजीपति बने। इन सब घटनाओं के कारण सोवियत संघ की केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई। मिखाइल गोर्बाचोव ने गणराज्यों को सोवियत संघ से अलग होने की मान्यता दे दी। बोले ठीक है। मिखाइल गोर्बाचोव सोचा कितना हम प्रदर्शन सहते रहें और यहाँ पर जो तरह तरह की पार्टी बन रही है, स्वतंत्र होते जा रहे राज्य, उससे अच्छा है कि सभी जिसको जो जहाँ पे अलग होना है हो जाओ। और गणराज्यों को सोवियत संघ ने अलग होने की मान्यता दे दी, जो सोवियत संघ के अधीन में थी। गोर्बाचोव की नीतियाँ का ही परिणाम था कि सोवियत साम्यवादी दल की शक्ति में निरंतर कमी आती गई तथा साम्यवाद विरोधी शक्तियाँ प्रभावशाली बनती गई। यहाँ पे देखते हैं कि साम्यवादियों का जो शक्ति थी वह कमज़ोर होता गया और संयुक्त सोवियत संघ के अधीन जो राज्य थे, जो गणराज्य थे, वे सभी स्वतंत्र होते गए और अमेरिका और पश्चात देशों का भी सोवियत संघ के तोड़ने वाली
इन शक्तियों का समर्थन प्राप्त था। यानी जो सोवियत संघ का पतन हो रहा था, सोवियत संघ जो दूसरा गुट था पूरा विश्व में, जो दो गुट बटा हुआ थे, अमेरिका के नेतृत्व में और दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में। जो सोवियत संघ के नेतृत्व में थे वे सारे साम्यवादी विचारधारा के थे, लेकिन यहाँ पे साम्यवादियों का जो दल का जो शक्ति था निरंतर कमी होते जा रहा था। और कमी होने का मुख्य कारण है कि अमेरिका गुट में जो देश थे, इन देश भी सोवियत संघ के देश वाले लोग को तोड़ने में समर्थन दे रहे थे। गोरबाचोव ने पूर्वी यूरोप में सभी साम्यवाद विरोधी शक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, पूर्वी जर्मनी में साम्यवाद का पतन हो गया। देख रहे हैं यहाँ पर देखा गया कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ यानी पूंजीपति देश वाले लोग सोवियत संघ को भड़का रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, सोवियत संघ को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वैसे स्थिति में सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोरबाचोव को कुछ कदम उठाना चाहिए विरोध में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता है, जिसके कारण चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी सभी संवादी वहाँ पर जो संवादी विचारधारा था वह पतन हो गया, जिसके कारण सोवियत संघ की महाशक्ति की छवि को समाप्त कर दिया गया। जो सोवियत संघ जो दूसरा गुट था विश्व में, वह पूरा तरह से पतन होते जा रहा था। 1917 के बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप साम्यवादी सरकार तथा कालांतर में स्टालिन के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार ने साम्यवादी नीतियों को सही तरीक़ा से लागू नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर बल का प्रयोग एवं दमन की नीति अपनाई गई, जिसके कारण जनता में विश्वास की भावना निरंतर बढ़ती चली गई। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि रूस की क्रांति 1917 में होती है और वहाँ पे साम्यवादी सरकार बनता है, और बाद में भी स्टालिन के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार चलती है, लेकिन उन लोग सही तरीक़ा से साम्यवादी नीतियाँ का प्रयोग नहीं किया, बल्कि बल का प्रयोग किया, जिसके कारण वहाँ की जनता सरकार में अविश्वास की भावना फैलती गई जनता में, और अंततः 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया, यानी विभाजित हो गया, और सोवियत संघ के विभाजन के परिणाम स्वरूप निम्न देशों का उदय हुआ। यानी सोवियत संघ के अधीन में सारे देश थे, लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया, सोवियत संघ टूट गया, तो सोवियत संघ से इन नए देशों का उदय होता है, जिसमें रूस है, जॉर्जिया है, यूक्रेन है, मोल्दोवा है, बेलारूस है, तजिकिस्तान है, लातविया है, आर्मीनिया है, अजरबैजान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, एस्टोनिया है और लिथुआनिया है। यानी इन 15 जो राज्य हैं, देश हैं, ये सारे सोवियत संघ के अधीन थे, जो साम्यवादी विचारधारा के थे, और 1991 में सोवियत संघ का पतन हो जाता है और इन नए राज्यों का उदय हो जाता है। तो ये था शीत युद्ध का परिणाम। थैंक यू। आगे वीडियो में